हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। मैं विभू मिश्रा। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8th का हिंदी, जिसमें अवध नारायण मुग्दल की जो है ये रचना पाठ है। बातें प्रेमचंद्र की 10वां नंबर है। इसमें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम लेक्चर नंबर 2 में आधा चैप्टर जो कंप्लीट हुआ है उसके आगे का पढ़ने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने वो चैप्टर लेक्चर ज़रूर देखा होगा। बहुत मज़ेदार घटनाएं प्रेमचंद जी से संबंधित हम लोगों ने पढ़ा है। आगे हम चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पूरा पाठ पढ़ने के बाद हम इसका स्वाध्याय भी कंप्लीट करेंगे, इसकी व्याकरण भी देखेंगे। तो मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ बनी रहिए। आपके कोई भी सुझाव हो तो उसका कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। देखिए, बालक प्रेमचंद्र को दूसरा शौक रामलीला देखने का था। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मजेदार वाकया पढ़ा था कि प्रेमचंद जी को गुड़ खाने की कितनी तलब रहती थी, कितना चस्का रहता था। पहला शौक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। आज हम देखेंगे रामलीला देखने का इनका दूसरा शौक था। इस शौक के बारे में उन्होंने खुद ही लिखा है। एक जमाना वह था जब मुझे भी रामलीला में आनंद आता था। आनंद तो बहुत हल्का शब्द है, उसे उन्माद कहना चाहिए। मतलब आनंद होता है कि आनंद, कोई चीज़ हमें जब बहुत अच्छी लगती है तो हम बोलते हैं मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन हम इतने खुश होते हैं कि नाचने लगते हैं, उछलने लगते हैं। मतलब वो खुश शब्द ही कम लगता है। तो वही यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आनंद तो बहुत हल्का लग रहा है। उन्माद मतलब बहुत अंदर से फील होता है, बहुत इंजॉय करता है जब कोई। तो वही यहाँ पे कहना चाहते, उन्माद मतलब वो डीप आनंद। तो यहाँ पे संयोगवश उन दिनों मेरे घर से बहुत थोड़ी दूर पर रामलीला का मैदान था, और जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था वह तो मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था। मतलब प्रेमचंद जी कहते हैं कि उन्हें जब रामलीला देखने में बहुत अच्छा लगता था, मजा आता था, तो थोड़े संजोग से थोड़े ही दूर पे रामलीला का एक मैदान था, और जो उस पे कैरेक्टर थे, जो लीला करने वाले पात्र थे, वो उनके घर के जस्ट बगल में ही वहाँ पे लोग रेडी होते थे, तैयार होते थे। तो पाठ को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन बीच में मेरा एक प्रश्न है कि प्रेमचंद जी की माता का नाम और उनके पिता का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 बजे दिन से पात्रों की सजावट होने लगती थी। मतलब दोपहर से ही जो कैरेक्टर्स होते थे, पात्र राम, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी, वो सब की सजावट होने लगती थी। उनके देह में राम रज पीसकर पोती जाती, मुंह में पाउडर लगाया जाता, और पाउडर के ऊपर लाल, हरे, नीले रंग की बूंदकियां लगाई जाती थी। मतलब उनका मेकअप होता था। एक ही आदमी इस काम में कुशल था। मतलब ये काम जो करता था वो एक ही आदमी था। वही बारी बारी से तीनों पात्रों यानी कि राम, लक्ष्मण, सीता का श्रृंगार करता था। श्रृंगार मैंने अभी मेकअप जो बोला है वही श्रृंगार करना होता है। रंग की प्यालियों में पानी लाना, रामरज पीसना, पंखा झलना मेरा काम था। मतलब प्रेमचंद जी वो जब तैयारी करते थे तो ये सारा काम उनको हेल्प करने के लिए, कि लोगों को गर्मी ना हो, पंखा चलाते रहें, मेकअप सूख जाए, श्रृंगार, तो ये सब चीजें करना इनका काम था। रामचंद्र पर मेरी कितनी श्रद्धा थी, आपने पाठ की चिंता न कर उन्हें पढ़ा दिया करता था, जिससे वह फेल न हो जाए। मतलब वो अपना पढ़ाई नहीं करते थे, उसकी टेंशन उन्हें नहीं थी, लेकिन राम जी अपना डायलॉग पूरा याद रखें, इसलिए उन्हें अच्छे से तैयार करते थे। मुझसे उम्र ज्यादा होने पर भी वह नीची कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन वही रामचंद्र निषाद लीला में नौका पर बैठे ऐसे मुंह फेरे चले जाते थे मानो मुझसे जान पहचान ही नहीं। मतलब कि जब जो राम का कैरेक्टर कर रहा था वो इनसे छोटे क्लास में थे, लेकिन फिर भी उनकी राम जी में इतनी श्रद्धा थी कि वो ये सब काम करते थे। और लेकिन वह रामचंद्र जब निषाद लीला, मतलब एक ऐसा
है कि जहाँ पर निषाद जी राम जी नौका नदी को पार कर रहे हैं, तो वहाँ पे निषाद नीला होती है कि वो निषाद जी मना करते हैं कि आप मेरी नाव में बैठेंगे तो अहिल्या की तरह मेरी नाव भी पत्थर की हो जाएगी या एक स्त्री बन जाएगी, सॉरी पत्थर से एक स्त्री बन जाएगी। तो जब नाव में वो बैठ के जाते थे तो वही बता रहे हैं कि उस टाइम पे वो ऐसे जाते थे जैसे उनका उससे कोई लगाव ही ना हो, किसका, राम से। नकल में भी असल की कुछ न कुछ बू आ ही जाती है, मतलब जो किरदार था उसमें भी असलियत जैसा कुछ लग रहा था, इनको ऐसा भ्रम हो गया था। रामलीला समाप्त हो ही गई थी, राजगद्दी होने वाली थी। रामचंद्र जी इन दिनों कोई बात भी न पूछता था, न ही घर जाने की छुट्टी मिलती थी। चौधरी साहब के यहाँ से एक सीधा कोई 3 बजे दिन को मिलता था, बाकी सारे दिन कोई पानी को भी नहीं पूछता था। मेरी श्रद्धा ज्यों की त्यों थी, मतलब कि अब रामलीला खत्म होने वाली है। राम जी का पूरा किरदार, अब राम जी अयोध्या लौट आए हैं और उनको गद्दी मिलने वाली थी। और ये इतना बिजी रहते थे कि इन्हें न घर जाने की छुट्टी मिलती थी। एक चौधरी साहब थे जिनके यहाँ से उन्हें कुछ सीधा मतलब कुछ खाने को मिल जाता था, नहीं तो बाकी के दिन उन्हें कोई पानी भी नहीं पूछता था। लेकिन फिर भी इनकी श्रद्धा राम जी में वैसी की वैसी ही बनी रही। मेरी दृष्टि में वह अब भी रामचंद्र ही थे, मतलब वो कैरेक्टर उन्हें वैसा लगता है कि वही रामचंद्र जी हैं। घर पर मुझे खाने की कोई चीज मिलती वह लेकर रामचंद्र को दे आता, मतलब प्रेमचंद जी को भी कुछ खाने को मिलता तो वो बचा कर ले जाते थे और जो रामचंद्र श्री राम जी का कैरेक्टर कर रहे थे, किरदार निभा रहे थे, उनको दे देते थे। कोई मिठाई या फल मिलते ही बेतहाशा चौपाल की ओर दौड़ता। चलते समय भी रामचंद्र जी को कुछ नहीं मिला। मेरे पास 2 आने पैसे पड़े हुए थे, मैंने पैसे उठा लिए और जाकर शर्माते शर्माते रामचंद्र को दे दिए। उन पैसे को देखकर रामचंद्र टूट पड़े, मानो प्यासे को पानी मिल गया। वह 2 आने पैसे लेकर तीनों मूर्तियां विदा हुई, केवल मैं ही उनके साथ कस्बे के बाहर तक पहुंचाने आया। मतलब कि उन्होंने 2 आने पैसे जब दिए तो जो आदमी था उसने उनके पैसों के लिए टूट पड़ा और वही पैसा लेकर राम, लक्ष्मण और सीता जी कस्बे के बाहर चले गए। क्योंकि अब वो रामायण का जो पाठ था, रामलीला, वो खत्म हो चुका था, तो वो लोग अपने घरों चले गए। और कस्बे के बाहर तक छोड़ने के लिए कौन गया था? केवल प्रेमचंद्र जी। इस तरह माँ और दादी के प्यार में लिपटे हुए प्रेमचंद जी के बचपन के दिन बड़ी मस्ती में बीत रहे थे। आसमान से इन बच्चों का सुख न देखा गया और उसी साल माँ ने बिस्तर पकड़ लिया, मतलब माँ बीमार हो गई। नवाब अभी पूरे 8 साल के भी नहीं हुए थे कि माँ चल बसी, मतलब माँ की उनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। और उसी दिन वह नवाब जिसे माँ पान के पत्ते की तरफ फिरती थी, कभी सर्दी से, कभी गर्मी से और कभी सिरहाने वालों की डांट से देखते देखते सयाना हो गया। अब उसके सिर पर तपता हुआ नीला आसमान था, नीचे जलती हुई भूरी धरती थी, पैरों में जूते न थे, बदन पर साबुत कपड़े न थे। साबुत कपड़े मतलब कि एकदम अच्छे कपड़े, मतलब जो भी थे सब फटे हुए थे। इसीलिए नहीं कि यक बयक पैसे का टोटा पड़ गया, मतलब ये सब ऐसे नहीं हुआ कि अचानक से पैसा नहीं था, बल्कि इसलिए कि इन सब बातों की फिक्र रखने वाली माँ की आंखें मुद गई थी। ये सब इसलिए हो गया कि ये सब बातों का टेंशन लेता कौन है? माँ ही तो लेती है, और माँ ही तो चल बसी थी। माँ यो भी कब माँ की जगह ले पाता है, उस पर वे काम के बोझ से दबे रहते। बाप यो भी कब माँ की जगह ले पाता है, मतलब पिता कब माँ की जगह ले पाता है, और उस पर से पिता के ऊपर बहुत सारे काम रहता है, उसके बोझ के तले दबे रहते हैं। 12-13 वर्ष की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उनमें वे बुराइयां आ गई जो बिना माँ के बच्चों के अंदर आ जाती हैं। पता नहीं माँ का प्यार किसी अनजाने ढंग से बच्चों को संवारता रहता है।
दोनों में से किसी को पता नहीं चलता, पर वह छाया अपना काम करती रहती है। मतलब माँ का प्यार कितना जरूरी होता है बच्चों का, यही यहाँ पे बता रहे हैं। वह प्यार छीन जाए, सिर पर से वह हाथ हट जाए तो एक ऐसी कमी महसूस होती है जो बच्चे को अंदर से तोड़ देती है। और नवाब भी अंदर से टूट गए। यह कमी इतनी गहरी, इतनी तड़पाने वाली थी कि बार बार उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों में ऐसे पात्रों की रचना की जिसकी माँ 7-8 साल की उम्र में जाती रही और फिर उसकी दुनिया सुनी हो गई। कर्मभूमि का अमरकांत ऐसा ही पात्र है। मतलब प्रेमचंद्र के जीवन में जैसे ही उनके बचपन में उनकी माँ गुजर गई, इसका प्रभाव इनकी कहानियों में भी मिलता है। बचपन में ही ऐसे इन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं जिसमें छोटे बच्चे की माँ मर जाती है और वो कैसे बड़ा होता है, वही सब चीज़ें इनकी जो है कहानी का पात्र है कर्मभूमि। मैंने पूरा उपन्यास पढ़ा हुआ है। उसमें अमरकांत एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी माँ बचपन में ही मर गई है। और भी आगे देखिए, ईदगाह, बड़े भाई साहब, कर्मभूमि, गबन, गोदान, ऐसी रचनाएं जिसमें नवाब यानी प्रेमचंद्र के बचपन की शरारती, भोलापन, शौक और माँ की कमी समाई हुई है। और भी बहुत सी कहानियां हैं जिसमें उनका बचपन खेलता हुआ नजर आता है। आप देखेंगे बड़े भाई साहब, बहुत अच्छी कहानी है। और है सवा शेर गेहूँ, ये सब पढ़िए आप। मैं बस रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर पढ़िएगा, कभी भी आपको मौका मिले तो प्रेमचंद्र की कहानियाँ जरूर पढ़िए। यहाँ पे श्रवणी में दिया है कि रेडियो यूट्यूब प्रेमचंद्र की किसी कहानी का नाट्य रूपांतरण, उसमें निहित प्रमुख विचार विवरण को बिंदु सुसंगत से व्यक्त करो। मतलब आप सुनिए अगर कहीं कोई कहानी तो अपने विचारों में व्यक्त कीजिए। और भी यहाँ पे कुछ दिया हुआ था, पठनीय मानसरोवर की कहानी संग्रह द्वितीय खंड से कोई कहानी कक्षा में पढ़कर सुनाओ। मतलब कई सारे पार्ट हैं मानसरोवर के, इसमें सेकंड वाला पार्ट आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे बोला गया है। अगर आपको मिलता है तो ज़रूर पढ़िए। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। आपका दिन शुभ हो।